रामपुर गांव में अनामिका और रमेश एक दंपति रहते थे। रमेश की माँ शारदा अपनी बहू की बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। अनामिका गर्भवती थी, इसीलिए बहुत जल्द ही उनके घर में बच्चे की किलकारियां होगी। ये सोचकर शारदा बहुत खुश थी। अरे बेटा, बहू की गोद भराई करानी होगी, रिश्तेदारों को बताना होगा। बहू की गोद भराई धूमधाम से होगी। हाँ माँ, अनामिका की गोद भराई हम बहुत अच्छे से करेंगे। आप सभी को बुलाने का बंदोबस्त कीजिए। हाँ, सब कर लूंगी। 1 हफ्ते में अनामिका की गोद भराई होगी, बिना किसी परेशानी का सब होगा। ये एक विशेष अवसर है, हमारे घर में बहुत दिनों के बाद कुछ होगा। शारदा की बातें सुनकर रमेश बहुत खुश होता है। अनामिका की गोद भराई के लिए वो सारे लोगों को आमंत्रित करता है। सबके सामने गोद भराई बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अनामिका बहुत खुश होती है। उस रात अनामिका अपने पति से आइसक्रीम खाने के लिए कहती है। पत्नी को आइसक्रीम खिलाने के लिए रमेश आइसक्रीम लेने बाहर चला जाता है। उस रात एक एक्सीडेंट होती है, जिसमें रमेश अपनी जान गंवा देता है। मृत्यु की खबर सुनते ही अनामिका को दर्द शुरू हो जाता है। एक तरफ उसी रात अनामिका के पति ने अपनी आंखें बंद की, दूसरी तरफ अनामिका के बच्चे ने आंखें खोली। एक तरफ खुशी से वो बच्चे को चूमती है और दूसरी ही तरफ अपने पति को याद करके अनामिका रोने लगती है। शारदा अपनी बहू को समझाती है। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। बेटा अनामिका, तुम्हारा संतान बड़ा हो रहा है और मेरी उम्र हो रही है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है बच्चे का देखभाल करना। सासू माँ, आप ये सब क्या कह रही है? आपको क्या होगा? अब मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। चलती हूँ तो मानो कि कांपने लगती हूँ। लगता है मेरा भी समय हो गया है। सासू माँ, आप घर की मुखिया है, अगर आप ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा आपके गोद में बड़ा हो। आपको उसकी शादी करानी है, ये सोचकर आपको खुश होना चाहिए। ये सब ना सोच के आप कैसी बातें कर रही हैं? अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा रो पड़ी। ठीक उसी समय उसे चक्कर आता है और वो गिर जाती है। अनामिका शारदा को तुरंत अस्पताल ले आती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर शारदा की जांच करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? अचानक से मेरी सासू माँ चक्करा के क्यों गिर गई? आपको कुछ भी करके उन्हें बचाना ही होगा। मैडम, आपकी सासू माँ ज्यादा सोच के अपना दिमाग खराब कर रही है। क्योंकि वो ज्यादा सोच रही है, इसीलिए वो चकरा के बार गिर जा रही है। आप उनका ख्याल रखिए, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, उसे खिलाइए, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। अनामिका अपनी सासू माँ शारदा को लेके घर लौट के आती है। घर पे बच्चा रो रहा था। ये देखकर शारदा को और बुरा लगने लगता है। अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो आज वो तुम्हारे साथ राजा की तरह व्यवहार करते। मुझे तुम्हारे लिए एक पिता लाना होगा और तुम्हारे माँ के लिए एक अच्छा पति। शारदा के मुंह से इस तरह की बातें सुन के अनामिका आश्चर्य रह जाती है। सासू माँ, आप क्या बातें कर रही हैं? आप मुझसे दोबारा शादी करने के लिए कह रही हैं? सासू माँ, आपके मुंह से इस तरह की बातें मैं आइंदा नहीं सुनना चाहती। तो मैं क्या कहूँ? तुम मेरी बहू हो, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। मैं कल नहीं रहूंगी तो ये समाज में तुम अकेले कैसे रहोगी बेटा? तुम्हें एक आदमी की जरूरत है, तभी तुम्हारा परिवार खुश रहेगा। कल तुम अकेली औरत इस तरह कैसे अकेले रहोगी बेटा? बिन बाप का बच्चा कैसे पलेगा? उसने क्या पाप किया था? उससे भी बड़ी बात, क्या तुमने अपने बारे में सोचा है? तुम्हारी ज्यादा उम्र नहीं है, मेरी बात सुनो, शादी कर लो। सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, सभी का भला होगा बेटा, बात मानो। सासू माँ, आप कैसी बातें कर रही है? मैं दोबारा शादी के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकती। मैं अपने बेटे को देख के जी रही हूँ। अगर ऐसे वक्त में दोबारा शादी की बात करेंगे तो मेरे लिए बहुत बुरा होगा सासू माँ। सब ठीक हो जाएगा बेटा, फिर से तुम सुहागन महिला हो जाओगी। तुम्हारे चेहरे में रौनक लौट आएगी। ये देखकर मैं अच्छे से मर पाऊंगी। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका रोते रोते वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। तभी एक दिन रविंद्र नाम का एक आदमी अनामिका के घर पे आता है। शारदा उसे देखकर अचंभित रह जाती है। तुम कौन हो बेटा? किससे मिलना चाहते हो? माँ जी, मेरा नाम रविंद्र है, मैं व्यापार करता हूँ। आसपास के इलाके में मेरा काफी अच्छा सम्मान है। कई लोगों को मैंने नौकरी भी दिलाई है। आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई बेटा, पर तुम यहाँ क्यों आए हो? ये बताओ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? मैं आपकी बहू अनामिका का बचपन का दोस्त हूँ। हम दोनों एक ही साथ पढ़ा करते थे।
तब मेरे परिवार अनामिका से शादी के लिए मंजूरी नहीं जताई थी। मैं अनामिका से प्यार करता था। मेरे परिवार ने जोर जबरदस्ती मुझे विदेश भेज दिया। मैं 1 साल पहले ही लौटा हूँ। मैंने उसे आकर मिलने का सोचा था, तभी पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। ये सुन के बहुत बुरा लगा। मैं आया हूँ अनामिका को एक बार देखने के लिए। क्या आप उन्हें बुलाएंगी? लगता है अनामिका अपने बच्चे को सुला रही है। 1 मिनट रुको बेटा, तुम यहीं पे बैठो, थोड़ा इंतजार करो। रविंद्र के आते शारदा बहुत खुश होती है, विशेष करके जब उसे पता चलता है कि रविंद्र अनामिका से प्यार करता था। शारदा अनामिका को जाके बुला ले आती है। अनामिका रविंद्र को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे रविंद्र, तुम यहाँ? ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ अनामिका, पर तुम्हारे बारे में सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। मैं ठीक हूँ रविंद्र, मेरा बच्चा ही मेरी दुनिया है। उसमें ही अपने पति को देखकर मैं अपनी जिंदगी काट रही हूँ। देखो बेटा, तुम्हारे दिल में जो है वो तुम कह सकते हो और अपना सपना पूरा कर सकते हो। शारदा की ऐसी बातें सुन के रविंद्र के मन में थोड़ा साहस होता है। फिर आनंद और उत्साह के साथ वो अपनी दिल की बात अनामिका को बताता है। अनामिका, अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो मैं तुम्हारे बच्चे का पिता बनना चाहूँगा, तुम्हारा पति बनना चाहूँगा। मेरे प्यार को स्वीकार लो। मान लो बेटा, ये तुम्हारे लिए पुनर्जन्म है। इसे स्वीकार के धन्य हो जाओ। अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। वो रविंद्र की बातों को स्वीकार ली। फिर शारदा खुशी खुशी अनामिका और रविंद्र की शादी करा देती है। अनामिका की दूसरी शादी हो जाती है। रविंद्र और अनामिका एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। ये सब कुछ देखकर शारदा को मन में बहुत शांति मिलती है। एक गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। अनामिका के पति रमेश मछलियां पकड़ के उसे बेचा करते थे और उसी से पैसे कमाते थे। इसी तरह जीविका चल रही थी। शारदा और अनामिका घर पे रहते थे। एक दिन रमेश बहुत उदास था। क्या हुआ तुम्हें? इतने उदास क्यों हो? बहू से लड़ाई हुई है क्या तुम्हारी? हमारी तो लड़ाई नहीं हुई सासू माँ, कल से वो इस तरह से मुंह लटकाए हुए हैं। मैं कितनी बार पूछी पर वो नहीं बताए। देखो बेटा, अगर तुम्हें दिक्कत होगी तो हमें भी बुरा लगेगा। बताओ क्या तकलीफ है तुम्हें? बताओ बेटा, क्या हुआ है? शारदा और अनामिका के इस तरह से पूछने पर रमेश अपनी दिल की बात खुल के बताता है। क्या बताऊं माँ, आजकल मेरी परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। आजकल रविंद्र मेरे साथ प्रतियोगिता कर रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ रहा है। उसका मछली पकड़ने का जाल बहुत उम्दा है, पर मेरा बहुत ही खराब और सस्ता क्वालिटी का है। इसलिए जो मछलियां मेरे जाल में फंसती भी है वो बाद में फिसल के निकल जाती है, और इस वजह से मछलियों के लिए दाने भी नहीं खरीद पा रहा हूँ माँ। हर दिन लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है। बस यही बात थी। हमें लगा पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, बस इस वजह से तुम दुखी थे। क्यों? जिंदगी में कभी भी अपने दुख की वजह से अपने परिवार को रुलाना नहीं चाहिए। इस तरह से छोटी छोटी बात पर दुखी होना बहुत बड़ी गलती है, समझे? अगर आप अपनी तकलीफ के बारे में कहेंगे तो आपका मन भी हल्का होगा ना, आप खुश होंगे ना। मैंने पढ़ाई लिखाई की है ना, मेरे पास काफी दिमाग है। एक बार मैंने एक वीडियो में देखा था कैसे आसानी से मछलियां पकड़ी जा सकती है। हम भी उसी तरकीब से बिना किसी कष्ट के मछलियां पकड़ेंगे। पर अनामिका, हमारे पास पैसे ही नहीं है। बिना पैसों का हम कैसे कर सकते हैं? आप चिंता मत कीजिए, इसके लिए हम उधार ले लेंगे। मछलियां पकड़ने के लिए हमें बस एक मोटर चाहिए। अगर हम मोटर की सहायता से सारा पानी वहाँ का निकाल दें, तो बस वहाँ पे मछलियां बचेंगे और फिर हम वो सारी मछलियां एक साथ पकड़ सकते हैं। अनामिका की ऐसी बातें सुन के रमेश और शारदा बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही वो दोनों बहुत उत्साहित होते हैं। आप पहले जल्दी से जाइए और पता कीजिए कहाँ से उधार मिल सकता है। फिर हम जल्दी से मोटर खरीद के मछलियां पकड़ेंगे और मछलियों को बेचकर उधार चुका देंगे। अनामिका के ये सारी बातों के बावजूद रमेश फिर भी दुखी था। अब क्या हो गया है? क्या सोच रहे हो मनी मन? खुल के बताओ। क्योंकि मैं मछलियां पकड़ नहीं पा रहा था ठीक से, इसीलिए पहले से बहुत उधार ले रखा हूँ माँ। अगर फिर से उधार मांगने गया तो कोई नहीं देने वाला, यही सोचकर बहुत दुखी हो रहा हूँ माँ। बहुत हो गया, रुको। एक बार उधार लेने की कोशिश करो, फिर सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। मैं और बहू जाके देखते हैं, अगर कहीं से हमें उधार मिल जाए। सासू माँ, हम अपना जेवर बेच सकते हैं। उस पैसों से हम मोटर खरीद लेंगे। जब मछलियाँ पकड़ने लगेंगे तो उन्हें बेचकर और जेवर खरीद लेंगे। यही फैसला लिया है मैंने। आपको क्या लगता है?
नहीं बेटा, ऐसे वक्त में गहने बेचना ठीक नहीं लगेगा। अगर किसी को पता चले तो वो क्या सोचेगा। नहीं नहीं। लोग क्या सोचेंगे इस बारे में आप क्यों सोच रही हैं सासू माँ? उसकी क्या जरूरत है? हमारा परिवार सबसे पहले है, मेरे पति की खुशी सबसे पहले है। ये सब कुछ मैं अपने परिवार की खुशी के लिए कर रही हूँ। आप क्यों दुखी हो रही है सासू माँ? मैं बहुत खुश हूँ बेटा, ऐसी बहू पाना भगवान का आशीर्वाद है। मैं बहुत खुश हूँ, पर इन दिक्कतों की वजह से तुम्हें भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आइंदा ऐसी परिस्थिति नहीं होगी। शारदा और अनामिका शहर जाते हैं। अनामिका अपने सारे जेवर बेचकर शहर में पैसे लेकर आती है। उन पैसों से वो मोटर खरीद ले आते हैं। फिर सास बहू दोनों उस मोटर को ले जाती है मछलियां पकड़ने के लिए। रविंद्र बहुत आश्चर्य होता है सास बहू और उनका मोटर देखकर। फिर सास बहू मिलके उस मोटर को फिक्स करते हैं और सारा पानी वहां से निकाल लेते हैं। सारी मछलियां नीचे इकट्ठा हो जाती हैं। उन मछलियों को देखकर सास बहू बहुत उत्साहित होते हैं। ऐसा तक कि रमेश भी बहुत खुश होता है। अरे बाप रे, इतनी मछलियाँ! हम कितने भाग्यवान हैं। हाँ सासू माँ, अब हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, रविंद्र से ज्यादा मछलियाँ बेचेंगे। बस आप देखते रहिए। सारा पानी निकल गया है, इसीलिए मछलियाँ एक जगह इकट्ठा हो गई है। अब आसानी से पकड़ सकते हैं। हाँ सासू माँ। इस तरह सास बहू बुद्धिमानी से मछलियाँ पकड़ती है। उन्होंने जितना सोचा था उससे भी कई ज्यादा मछलियाँ वो पकड़ लेते हैं। उन मछलियों को बेचकर वो बहुत पैसे कमा लेते हैं। क्योंकि रमेश अपनी माँ और पत्नी को सहायता कर रहा था, इसीलिए उनकी कमाई में और ज्यादा बढ़ोतरी होती है। तीनों मिलके मछलियों को पकड़ना उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित रहा। बेटा अनामिका, हमें अच्छा फायदा हुआ है। जो तुमने जेवर बेचे थे वो जाके अब खरीद ले आओ। हाँ अनामिका, माँ सही कह रही है। तुम्हें जो जेवर चाहिए खरीद ले आओ। उससे पहले हमें एक घर चाहिए। इस गांव में हमारा घर सबसे बड़ा होगा, तभी तो पूरे गांव में हमारा सम्मान होगा। बहू की सोच बहुत अच्छी है। ऐसी सोच वाली बहू पाना बहुत किस्मत की बात है। अरे रमेश, बहू जो कह रही है वही करो। परिकल्पना के अनुसार अनामिका उस गांव में एक बड़ा सा घर खरीदती है और बाकी पैसों से वो जाकर कुछ और मोटर खरीद ले आती है और उन्हें भाड़े में लगा देती है। उससे भी वो काफी ज्यादा मुनाफा कमाती है। कुछ मोटर वो खुद अपने पास रखते थे जिनसे मछलियां पकड़ा करते थे। इस तरह सास बहू देखते ही देखते करोड़पति बन जाते हैं। जो रविंद्र कभी रमेश के साथ प्रतियोगिता किया करता था, आज वो रमेश के नीचे ही काम करने लगता है। कई लोगों को रोजी रोटी देकर रमेश बहुत खुश होता है। रमेश को खुश देखकर शारदा और अनामिका भी बहुत खुश होते हैं और इस तरह उनका परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है।